बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर के साथ हम करेंगे। चंडीगढ़ में सीएम मान के घर पर हुई पंजाब कैबिनेट की एक अहम बैठक, जिसमें किसानों को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। इस कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी पर मोहर लगा दी है, जिसके बाद अब किसी भी किसान को जबरदस्ती जमीन उससे नहीं ली जाएगी और वो खुद डेवलपर बन सकता है। पंजाब सरकार का दावा यह है कि नई लैंड पूलिंग पॉलिसी से किसानों को काफी फायदा होगा और उन्हें बिचौलियों और प्राइवेट बिल्डर्स को कौड़ियों के दाम पर अपनी जमीन को नहीं बेचना पड़ेगा। सरकार की नई पॉलिसी को पहले फेज में 27 प्रमुख शहरों में लागू किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने मीटिंग के बाद पॉलिसी को लेकर विस्तार से समझाया भी है। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਚ ਸਕੂਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਸਕੂਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੇ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਵੇਚੇ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇ। ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ और जो खेत है ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ है। लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत अब किसानों को अपनी जमीन सरकार को देने से पहले लिखित सहमति यानी कि एनओसी देनी होगी और जब तक किसान एनओसी नहीं दे देता तब तक न तो कोई योजना लागू हो पाएगी और न ही कोई निर्माण शुरू किया जा पाएगा। इस पॉलिसी से किसानों को आर्थिक रूप से कितना लाभ मिलेगा, ये भी जान लीजिए। और इस पॉलिसी के तहत 1 एकड़ पिछे 1000 गज रेजिडेंशियल, 200 गज कमर्शियल जगह जिहड़ी यानी कि टोटल 1200 गज, 1000 रेजिडेंशियल 200 कमर्शियल फुली डिवेलप्ड लैंड है जिहड़ी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸੜਕਾਂ, ਲਾਈਟਿੰਗ, ਪਾਰਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ 100% ਡਿਵੈਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਆਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 200, 400, 500 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ 9 ਏਕੜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, 9 ਏਕੜ ਜਾਂ 10 ਏਕੜ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ 9 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਏਕੜ ਫੁੱਲੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਜਗ੍ਹਾ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਪ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਲੇ, ਉਹ खुद आप उत्थे ग्रुप हाउसिंग कर सकूगा। तो एक तरफ जहां सरकार को आर्थिक मजबूती देने की तैयारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के किसानों की नाराजगी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। बठिंडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने बताया है कि कल पूरे भारत में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान का पुतला फूंका जाएगा। इसके साथ ही डल्लेवाल ने सीएम मान के ओपन डिबेट वाले चैलेंज को भी स्वीकार कर लिया है। जे लोगों ने तुहानू 92 MLA जिताए है ना, तो इसलिए जिताए सीगे कि तुसी लोगों को इंसाफ दोगे, लोगों को धक्केशाही दे राज प्रबंध चो बाहर कढोगे, लोगों को निजात दोगे इन्हां तो। लेकिन तुसीं तो उस तो बाद देन लग पे। इहदे लई कल नूं 3 तरीक नूं 11 वजे पूरे भारत दे विच हर डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर दे उत्ते भगवंत मान ते केजरीवाल दे पुतले फूकण दा प्रोग्राम असीं फूकांगे। मुख मंत्री ने सानूं कहा कि मैं तुहाडे नाल खुली डिबेट करन लई तैयार हाँ और लाइव डिबेट करने लिए तैयार हैं। असी जरूर भगवंत मान की इस चुनौती को कबूलते हैं। जगह दसे, डेट देवे, एक चैनल में आवाज़ मारे होते, फिर ये ना करना कि पत्रकार नहीं आते ने, पत्रकार नहीं आते ने। एक चैनल, नैशनल चैनल, साढ़े सोशल मीडिया के छोटे चैनल सारे उत्थे आउण, सारिਆਂ ਦੇ सामने फिर खुल के डिबेट करांगे, दसांगे तू किन्ने पानी 'च खड़ा ते असीं कित्थे खड़े हाँ। अब हम बात करेंगे चुनावों की। लुधियाना वेस्ट सीट पर नामांकन भरने का आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन बीजेपी की तरफ से जीवन गुप्ता ने अपना नामांकन भर दिया है। उसके बाद अब उपचुनाव में उम्मीदवारों को लेकर तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। इसी बीच लुधियाना वेस्ट सीट पर आम आदमी पार्टी के नेता ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और उपचुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है।
पंजाब विधानसभा की लुधियाना वेस्ट पर नामांकन भरने का आज आखिरी दिन था और इसी के साथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अब पार्टियों ने कमर कस ली है। अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बाद बीजेपी की तरफ से जीवन गुप्ता ने आखिरी दिन अपना नामांकन भरा। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, पंजाब प्रभारी विजय रूपाणी, बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ और जिला प्रधान रजनीश धीमान मौजूद थे। ਵੱਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਸਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਔਰ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲਿਪਤ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਪਤ ਹੈ, ਰੇਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਾਲ ਲਿਪਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ और लुधियाना पश्चिमी के वोटर पंजाब का नवा इतिहास लिखने जा रहे हैं। ये उपचुनाव को सभी पार्टियों के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता भारत भूषण आशु पर भरोसा जताया है। शिरोमणि अकाली दल ने एडवोकेट उपकार सिंह घुम्मन को मैदान में उतारा है और भारतीय जनता पार्टी ने जीवन गुप्ता पर अपना दांव खेला है। जीवन गुप्ता आरएसएस के स्वयंसेवक रहने के साथ साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला प्रधान, प्रदेश महामंत्री और प्रदेश के उपाध्यक्ष समेत कई पदों पर काम कर चुके हैं। पंजाब के लोग नक्को नक्का आए बैठे है अराजकता तो, माफिया राज तो, गुंडागर्दी तो, भ्रष्टाचार तो, इन्हां सारिਆਂ ਤੋਂ छुटकारा पाने वास्ते ਅੱਜ एक सुनहरा मौका लुधियाना वैस्ट ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ, एक बदलाव का स्वरूप खड़े है जीवन गुप्ता जी जेड़ा पंजाब देखना चाहता है। देखो, मैं बीजेपी ते लुधियाने दे मेरे परिवार तो मैं उन्हां दा धन्नवादी हाँ, क्योंकि 18,000 ते लीड मिली सी बीजेपी नूं ते बीजेपी दे वर्कर नूं जाखड़ साहब होना ने हाई कमांड ने टिकट दित्ती आ ते मैं तो इन्ना ही कहूँगा भी एक वर्कर जिहड़ा 30-35 साल तो काम कर रहा उन्होंने जिता के दूजे कैंडिडेटां दे बारे मैं गल नहीं करनी। सारियां दी सरकारां भी देखियां, सारे बने हो भी देखे आ, पर एक बार उही मन की साडी भावना है भी बीजेपी ते बीजेपी के कैंडिडेट नूं जिता के देखो, फिर नज़ारे देखो, फिर डिवेलपमेंट देखो, तरक्की देखो, ते फिर पंजाब बुलंदियां ते जांदा है देखियो। लुधियाना उपचुनाव के 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट में उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर तो लगी ही है, साथ ही भगवंत मान, अमरिंदर राजा बडिंग, सुनील जाखड़ और सुखबीर बादल की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। सीएम भगवंत मान के लिए ये उपचुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल है, जहां सरकार के 3 साल के कामकाज पर जनता मुहर लगाएगी। वहीं ये उपचुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि लुधियाना से ही पंजाब कांग्रेस पार्टी के प्रधान अमरिंदर राजा बडिंग सांसद हैं। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ के लिए भी करो या मरो जैसी स्थिति है, क्योंकि पंजाब बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद जाखड़ की अगुवाई में अब तक बीजेपी को पंजाब में कोई भी फायदा नहीं पहुंचा है और यही वजह है कि जालंधर उपचुनाव में मिली हार के बाद जाखड़ के इस्तीफे की चर्चा काफी जोरों पर थी। लुधियाना वेस्ट का उपचुनाव सुखबीर बादल और अकाली दल के गिरते सियासी ग्राफ का भविष्य तय करेगा। इसके अलावा आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के लिए भी ये चुनाव बेहद खास है, क्योंकि ये उपचुनाव उनके संसदीय राजनीति में एंट्री का रास्ता खोल सकती है। मैं सारिਆਂ ਦਾ शुक्रगुजार हाँ कि जिन्ना अज मैनू प्यार मिले आ सड़कों से, जिस तरह सारा हजूम इकट्ठा होया, मैं शुक्रगुजार हाँ सारिਆਂ ਦਾ। और मैं पेपर अज भरते हैं नॉमिनेशन दे, मैं यही तुहानूं दस्सां। चलो जे तुसीं ये समझदे हो फिर तो 2027 का फैसला हो गया कि असीं वापस आ रहे हैं। भाई लगना क्या है लुधियाना में हम ऑलरेडी जीत चुके हैं चुनाव, और आप देखेंगे कि बीजेपी का जमानत जब्त होगी, 4थे नंबर की पार्टी रहेगी। बीजेपी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मैं अपने चुनाव में 17,000 वोट से इस सीट से पीछे था, लेकिन जिस प्रकार से समीकरण, कैंडिडेट की अनाउंसमेंट
और लोगों का मोह जो है वो आरएसएस से भंग होना, और बहुत से सवालिया चिन्ह जो लगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो लोगों के सवाल थे, कांग्रेस पार्टी के सवाल थे, मेरे को लगता है कि हम बड़े अच्छे मार्जिन से लुधियाना की सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आम आदमी पार्टी को तो हराएंगे ही हराएंगे, लेकिन चौथे नंबर की पार्टी होगी बीजेपी, ये मेरी बात आप चुनावी सरगर्मियों के बीच लुधियाना वेस्ट पर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। उपचुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के कमलजीत सिंह करवाल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कमलजीत के साथ लुधियाना के 2 पूर्व पार्षद भी आपको छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में कौन कौन सी सियासी उठापटक देखने को मिलती है। आज तक ब्यूरो। अमृतसर पुलिस ने आईएसआई समर्थित बब्बर खालसा के संचालक जीवन फौजी के 2 साथियों कारतजीत और गुरुलाल को गिरफ्तार करके जबरदस्ती वसूली मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। आरोपी गुरुलाल ने पूछताछ में बताया कि वो फिरौती के लिए धमकियां दिया करते थे और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने अमृतसर में एक फर्नीचर की दुकान पर भी फायरिंग कर डाली थी। हथियारों को छुपा दिया था। उसके बाद पुलिस हथियार की बरामदगी के लिए सुल्तान विंड इलाके में पहुंची, जहां आरोपियों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी गुरुलाल के पैर में गोली लग गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके से पुलिस ने एक पिस्तौल, जिंदा कारतूस और एक बाइक को भी बरामद किया है। और ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਕਾਰਜਪ੍ਰੀਤ ਦੀ, ਇਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੈਰੋਵਾਲ ਏਰੀਏ ਚੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ 26/5 ਨੂੰ, ਔਰ ਗੁਰਲਾਲ ਏਲੀਅਸ ਹਰਮਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ 30/5 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਪਿਸਟਲ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਈ ਸਾਕਸ਼ਾ ਐਪ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਡਡ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੌਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਬੜੀ ਅਲਰਟਨੈਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰਲਾਲ ਏਲੀਅਸ ਹਰਮਨ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਲੱਗੀ। उत्तराखंड के मौसम की बेरुखी के बावजूद चारधाम यात्रा का जोश बढ़ता जा रहा है। रविवार तक बद्रीनाथ धाम में भगवान के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख को पार कर चुकी है। चारधाम तीर्थ यात्रा कर रहे भक्तों के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। चारधाम यात्रा के साथ साथ हेमकुंड साहिब में भी तीर्थ यात्रियों को मौसम की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हेमकुंड साहिब में इन दिनों बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हर तरफ बिखरे आस्था के रंग। भगवान बद्री विशाल के जयकारे से गूंज रही है उत्तराखंड की बात है। कुदरत की चुनौती के बीच इन दिनों उत्तराखंड में आस्था के रंग गहराते रहे। पिछले कुछ दिनों से पूरे चमोली में जमकर बारिश हो रही है। बारिश के साथ ही यहां ठंड भी बढ़ गई है, लेकिन मौसम की बेरुखी का श्रद्धालुओं के उत्साह पर कोई असर नहीं देता। इस मुश्किल मौसम में भी भगवान बद्री विशाल के दरबार में पहुंचने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सर्द मौसम और मुश्किल रास्तों के बावजूद अब तक भगवान बद्रीनाथ के दरबार में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख को पार कर गई है। देखिए, अभी मई का महीना पूरा हमारा व्यतीत हो चुका है। अभी तक जो हैं हमारे लगभग 5 लाख तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम में पहुंच चुके हैं और हमारा 25 मई से हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुल चुके हैं। 15,000 यात्री लगभग वहां पे आ चुके हैं। इस बार क्योंकि व्यवस्थाएं पूर्व से बहुत अच्छी थी, सड़कों की कोई ऐसी बाधित होने की जो दिक्कतें थी वो रही नहीं। साथ में क्योंकि पूरा वहां पे जो हमारा पूरी सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, वो सभी धामों में हमारी प्रॉपर रही हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुले थे। यात्रा शुरू होते ही चमोली में मौसम भी बदलने लगा। बारिश ने यात्रा की रफ्तार धीमी करने की कोशिश की, लेकिन श्रद्धालुओं का जोश मौसम की मुश्किलों पर भारी पड़ा। 1 जून यानी रविवार शाम तक 5,15,710 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए। सिर्फ रविवार को एक दिन में ही 19,290 श्रद्धालु
भगवान बद्री विशाल के दरबार में पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सहूलियत का पूरा इंतजाम किया हुआ है। यही वजह है कि खराब मौसम के बावजूद बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं को दर्शन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मानसून के दस्तक देने के साथ ही उत्तराखंड में आने वाले दिनों में तेज बारिश भी हो सकती है, लेकिन प्रशासन हर तरह के हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो हमारे यात्रा रूट हैं उस पे सक्षम अधिकारियों की ड्यूटियां सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में लगाई गई हैं, जो कि निरंतर किसी भी सिचुएशन में, आपदा की सिचुएशन या किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत हो, उसके दृष्टिकोण से हर चीज़ पे नज़र बनाए रखे हुए हैं। और बाकी हमारी जो मानसून की तैयारियां पूर्व वर्षों की भांति होती रही हैं, तो वो और भी बेहतर तरीके से इस बार, क्योंकि पहले से ही जो हमारी खाद्यान्न किटें हैं वो बनकर के तैयार हैं कि कोई अगर ऐसी समस्या आती है तो उसका त्वरित रूप से हम समाधान कर पाए। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को जरूरी एहतियात बरतने की सलाह भी दी है। 4 धाम के तीर्थयात्रियों को जूते, जैकेट और गर्म कपड़े साथ रखने का निर्देश दिया गया है। तेज बारिश और खराब मौसम में श्रद्धालुओं को यात्रा न करने की हिदायत दी गई है। सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी श्रद्धालुओं के लिए चुनौती बनी हुई है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर हेमकुंड साहिब में मौसम रोज करवट ले रहा है। जून का महीना शुरू होने के बावजूद यहां बर्फबारी का दौर जारी है। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर अटला कौड़ी सूह पर बर्फबारी हो रही है। हेमकुंड साहिब की यात्रा 25 मई से शुरू हो चुकी है। यात्रा शुरू होने से पहले सेना के जवानों ने पूरे यात्रा मार्ग से बर्फ हटाकर श्रद्धालुओं के लिए रास्ता बना दिया था, लेकिन लगातार बर्फबारी से रास्तों पर दोबारा बर्फ जम जा रही है। हालांकि भारी बर्फबारी के बावजूद हेमकुंड साहिब की यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं आई है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी,